Hello everyone, this is Sunil and you are watching your favorite YouTube channel. So guys, पिछले कुछ दिनों से जो मेरी क्लासेस जो नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से जो है वो क्लासेस नहीं आ रही थी। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी थे कि क्लासेस जो हैं वो नहीं आ रही हैं रेगुलर। बट ये है कि मैंने जो आपका सिलेबस है वो मैक्सिमम हर एक टॉपिक का जो है वो ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, बात करें हम अगर कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में मैक्सिमम जो भी आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस था वो हमने सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, बचा एक आधा टॉपिक आई थिंक इंटरनेट का था, वो हम मतलब एमसीक्यू की जब हम सीरीज़ लेके आएंगे उसके साथ ही वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, बाकी अगर आपको इसके अलावा इंटरनेट के अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं दिख रहा होगा तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो हर एक टॉपिक आपको या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में भी ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। पीछे सिर्फ 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने अगर लिखा था तो कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो हमने सब कुछ कर लिए थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी में सिर्फ और सीधा सीधा उन्होंने ज्योग्राफी लिखा था, या फिर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में उन्होंने इस तरह से लिखा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी, इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने मेजर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो सारे जो जेकेएसएस भी अपने एग्जाम में ज़्यादातर डालती है, ठीक है, वो हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं। फिर भी अगर 2-3 जो बचे हैं वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे उसी के साथ ही आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं, उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि इसके साथ ही जैसे हम ये 1-2 टॉपिक ख़त्म करते हैं उसके साथ ही हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यू की सीरीज़। ठीक है, और आई थिंक हमारी कुछ थोड़े ही दिनों के अंदर, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़े दिन के अंदर ही हम जो बुक जो है वो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे हम आपको एमसीक्यू करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो तैयारी है समझने में तो आपकी 100% हो गई है। ठीक है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके जो एमसीक्यू जो आप कमेंट सेक्शन में भी बोलते हो कि सर एमसीक्यू, वो हम एमसीक्यू हम आपको करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादातर तो यही रहती है कि एमसीक्यू जो हैं वो साथ साथ होने चाहिए, तो वो हमने इसीलिए रखा था क्योंकि आपके जो जेकेपी का टाइम जो था वो बिल्कुल कम था। ठीक है, तो कम टाइम को देखते हुए कि अगर हम एक टॉपिक करवा के उसके एमसीक्यू करवाएंगे तो सिलेबस कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, वो ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो वो हम मतलब जैसे ही सिलेबस हमारा खत्म है इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही रह जाएंगे, वही हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ज्योग्राफी दैट इज एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया ये अगर देखा जाए जेकेएसएसबी के खास करके जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जैसे अभी फिलहाल जो पीछे एग्जाम हुआ है उसका जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी आपको हर एक पेपर में इसका ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफी के अंदर जो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया है इसकी बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको देखने को आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको हम करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया को। चलिए तो बात करें हम एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया की। सो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो आपकी कंट्री है, ठीक है, वो बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, इसको हम इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 60 से 65% जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो काम है, ठीक है, उसका जो वर्क है, जो उनका क्या बोलते हैं उसको आय का स्रोत है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि मतलब ज़्यादातर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर है। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करेंगे, अपने घर के लिए कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी इंडिया जो है इसको हम एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट है, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर फील्ड डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते आ रही है, डिक्रीज करती आ रही है। ठीक है, उसकी कुछ रीजंस होंगे, तो चलिए आज अभी हम उसकी रीजंस के बारे में पढ़ लेते हैं।
बात करें प्रॉब्लम्स जो थी, मतलब जो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है उसकी प्रॉब्लम्स की क्या थी, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, आई थिंक जब हमने पीछे वाला क्लाइमेट चैप्टर किया था उसके ऊपर भी बताया था कि जो हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर है वो टोटली किसके ऊपर, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्लाइमेट कैसा है, मानसून, तो इसकी वजह से कि जो आपकी एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है मानसून के ऊपर, ठीक है, कि बारिश होगी उसकी वजह से फसल अच्छी हो पाएगी, नहीं तो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए भी यहीं पे लिखा हुआ है कि मानसून के ऊपर डिपेंड जो है वो 56% ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, और इरिगेशन के ऊपर 44% आपकी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है, ठीक है। बारिश वाले पानी के ऊपर 56% और 44% इरिगेशन, यानी कि जो हम नदियों वगैरह या नहरों के पानी से सिंचाई करके हम एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो आए दिन मतलब एग्रीकल्चर में डिक्रीजिंग हो रही है, जो हमारी प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में वो डिक्रीज हो रही है, उसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉप साइकिल डिस्टर्बेंस, कि जो आपकी क्रॉप साइकिल है वो आपकी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। कि जैसे मान लो आप एग्जांपल लगा लो कि पहले राइस उगाते थे, फिर उसके बाद व्हीट उगाते थे, ठीक है, उसके बीच में कभी राइस मौसम की वजह से राइस की फसल अच्छी नहीं हो पाना, तो इस तरह से उसकी जो साइकिल है, ठीक है, बार बार हम वो चीज़ चलाते थे, उसके टाइम की कंज्यूमिंग या उस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम आती है पॉपुलेशन इंक्रीज, ये तो सभी को पता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और प्रोडक्शन तो मान लो एक तरह से प्रोडक्शन उतनी है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, जिस मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी घर में 5 लोग जो थे महीने में 1 बोरी चावल खा रहे थे, ठीक है, और वहीं पे आज पॉपुलेशन इंक्रीज होके उसी बोरी चावल के ऊपर 50 हो गए, ठीक है, तो शॉर्टेज होगी फूड की, तो उसी वजह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज भी एक बड़ा फैक्टर है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर की डिक्रीजिंग के ऊपर। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की डिक्रीजिंग के ऊपर। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एक और प्रॉब्लम, जैसे आप बोल सकते हो कि जो एमएसपी है, ठीक है, एमएसपी समझते हो, जैसे अभी कुछ पंजाब में जो स्ट्राइक्स होती थी कि जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सरकार जो है वो किसानों का जो उसके ऊपर किसानों की फसल के ऊपर जो रेट है वो मतलब पूरा नहीं दे पाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी मतलब अच्छे खासा जो दाम है वो नहीं मिल पाता। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के ऊपर, डिक्रीजिंग के ऊपर, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी मेन पॉइंट के ऊपर हम आते हैं कि जो हमारे इंडिया के मेजर क्रॉप्स है, जो अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, जो बार बार एग्रीकल्चर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसको आगे जो उसके कितने प्रकार के जो हमारे क्रॉप्स है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें हम क्रॉप पैटर्न ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो यहाँ से पहले कुछ बच्चे ये भी मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि सर आप बोर्ड के ऊपर क्लास लिया करें, तो बोर्ड के ऊपर मैं क्लास तो ले लूँ, बट उसमें कुछ ये इशू था कि जैसे आपको पता है कि अभी आपका टाइम कम है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से आपकी एग्ज़ाम भी हैं, तो टाइम कम होने की वजह से अगर हम बोर्ड के ऊपर करवाएंगे तो यही क्लास आपकी 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको साथ साथ लिखा के बताऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट था, मुझे कुछ ऐसा लगा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर पढ़ाने के लिए मैंने ज़्यादा प्रेफर किया, ठीक है। कुछ नहीं है, यही चीज़ें मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बतानी थी, ठीक है, लिखा के, और यही चीज़ें अभी आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे बात करें हम क्रॉप्स पैटर्न ऑफ इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की जो क्रॉप पैटर्न है जे आप इसको क्लासीफाई करते हैं हम 3 टाइप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो आता है आपका रब्बी क्रॉप्स। तो रब्बी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो सोन यानी कि उगाना, इसको जो उगाते हैं वो कौन से मंथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं, ठीक है, यानी कि इस जो फसल को हम उगाते हैं, इसके बीज को बोते हैं, उसकी जो टाइमिंग है वो अक्टूबर नवंबर में हम इसको उगाते हैं, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें हार्वेस्ट की, तो हार्वेस्ट जो है इसकी जो हम कटाई जो करते हैं, ठीक है, फसलों को काटते हैं, वो मार्च से अप्रैल के मंथ में काटते हैं। टेम्परेचर इसके लिए हमें चाहिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, रब्बी क्रॉप्स बोबली क्रॉप्स हैं जिसको हम अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं, और टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। हार्वेस्ट यानी कि काटना, इसको हम काटते हैं मार्च अप्रैल में, और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें, क्योंकि इसमें रबी क्रॉप्स में ज़्यादातर या तो ये पूछ लेगा कि कब काटी जाती हैं या कब उगाई जाती हैं, या फिर तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। अब इसको काफ़ी बार जो है कि जो हम याद करके जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन इसको याद रखने का ये तरीका है कि जैसे अगर कोई हमारे JNK का लोकल होगा, ठीक है, खास करके जम्मू का, तो आपको पता होगा कि सर्दियों में कौन सी फसल हम उगाते हैं। तो सर्दियों में हम कौन सी फसल उगाते हैं, गेहूं हम उगाते हैं, ठीक है, गेहूं मतलब वीट। तो वीट अगर हम उगाते हैं तो वीट, इसके अलावा कौन कौन सी वीट के साथ कौन कौन सी फसल आती है, तो वो हम खुद से क्या इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीट हो गया, मस्टर्ड यानी कि सरसों, आप यहाँ से हिंट लगा सकते हो कि जो हम सरसों का साग जो है हम खाते हैं तो सर्दियों में ज़्यादातर खाते हैं, तो मस्टर्ड हो गए। उसके बाद ग्रेन्स हो गए, पी हो गए यानी कि मटर, पोटैटो और पल्सेस, ठीक है। तो ये सारी के सारी क्रॉप्स, जो फसलें जो हैं वो किस में आती हैं, रबी क्रॉप्स में। याद रखना ये जो क्रॉप्स हैं इसमें से कोई भी क्रॉप्स, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में यही क्वेश्चन आता है, 4 क्रॉप्स दे देंगे और बोलेगा बताओ इन 4 में से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन सी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीट, मस्टर्ड, ग्रेन्स, पी, पोटैटो और पल्सेस जो है आपकी मेन क्रॉप्स हैं किसमें, रबी क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बारी आती है आपकी खारिफ क्रॉप की, ठीक है। तो बात करें हम खारिफ क्रॉप की, तो खारिफ क्रॉप को जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है जून जुलाई के मंथ में, ठीक है। जून जुलाई के मंथ में उगाया जाता है और हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है इसको अक्टूबर और नवंबर मंथ के बीच में, ठीक है। जून जुलाई में उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। अब जून जुलाई यानी कि आपका वर्षा ऋतु बोल सकते हो, या फिर आप इसको गर्मियों के टाइम में हम इसको उगाते हैं, गर्मियों के टाइम में हम इसको उगाते हैं और सर्दियों में इसको काट लेते हैं। अब गर्मियों में कौन सी चीज़ उगाई जाती है, आपको पता है, जब गर्मियों में जब वर्षा ऋतु होगी यानी कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो तब ये वाली फसलें हम उगाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी फसल जो है मेन आती है, तो सबसे पहले गर्मियों हम राइस यानी कि चावल वगैरह उगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राइस के बाद जवाहर हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन, जूट, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी आती हैं, ये सारी आती हैं खारिफ क्रॉप के अंदर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, खारिफ क्रॉप कौन सी, जो जून जुलाई में उगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, राइस हो गया, जवाहर हो गया, बाजरा, मेज़, कॉटन और जूट, ठीक है। तो इसकी हिंट आप ये समझ सकते हो कि गर्मियों में अगर हम राइस उगाते हैं तो राइस के साथ साथ हम, आपको पता होगा, बाजरा उगाते हैं, जवाहर उगाते हैं, मेज़, ठीक है। तो ये सब जो है ये सारी की सारी खारिफ क्रॉप के अंदर आती हैं। खारिफ क्रॉप को हम इसको क्या बोलते हैं, ये सारी जो क्रॉप्स हैं इसके लिए हमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टर्म आती है जेड क्रॉप्स। बात करें हम जेड क्रॉप्स की, तो जेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं। जेड क्रॉप्स, अब देखो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रबी जो क्रॉप्स थी इसका जो उगाया जाता था वो अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता था और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता था, काट लिया जाता था। और खरीफ क्रॉप को जून जुलाई में उगाया जाता था। अब देखो मार्च अप्रैल और जून जुलाई, इसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, इसके बीच का जो टाइम है, इसके अंदर जो फसलें उगाई जाएंगी उन्हीं को बोला जाएगा जेड क्रॉप्स, ठीक है। तो वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, जेड क्रॉप्स में जो कब उगाई जाएंगी, जो उगाई जाएंगी आपकी मार्च में और हार्वेस्ट कब, जून में। अब 2-3 मंथ के लिए कौन सी फसल हो सकती हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ें तो ग्रीन लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां जो 2-3 मंथ तक हम उगा के हम उसको काट सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ देखें तो कौन कौन सी आएगी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है, साथ में ककम्बर, ककड़ी वगैरह, ठीक है, जिसको हम तरबूज भी बोलते हैं, ठीक है, ककड़ी और वाटरमेलन, ठीक है। इस तरह से आपकी कौन सी क्रॉप में आएगा, जेड क्रॉप्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 3 मेजर टाइप्स किसके, क्रॉप्स के, कौन कौन सा, खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जेड क्रॉप, ठीक है। अभी जो हमने तीनों टाइप्स जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ठीक है, उन तीनों के अंदर, तीनों टाइप्स के अंदर जो मेन क्रॉप्स आई थी उन क्रॉप्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आती है राइस। पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें जो क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, मेजर फूड क्रॉप्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें
हमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसमें चीज़ें याद रखने वाली ये हैं कि उस क्रॉप्स की वर्ल्ड में, ठीक है, उस क्रॉप की वर्ल्ड में, उस क्रॉप को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, वर्ल्ड में कहाँ उगाया जाता है। दूसरा, इंडिया में कौन सी स्टेट में ज़्यादा उगाया जाता है और कौन कौन सी स्टेट में उगाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होती है और इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी होती है, ठीक है। बस ये मेन चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपरों में आती हैं। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें हम राइस की, तो राइस इट इज़ ए ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट क्यों, क्योंकि आगे देखो, डिपेंड ऑन मानसून टोटली, क्योंकि ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था कि राइस जो है एक तरह की ये खरीफ क्रॉप थी और इसको उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो इरिगेशन से काम तो चलता नहीं है, इसलिए इसको उगाने के लिए वर्षा ऋतु यानी कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उसी एरिया में ज़्यादातर इसको उगाया जाता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ इंडियाज़ मेजर फूड क्रॉप्स। ये इंडिया की मेजर फूड क्रॉप है, ठीक है। फूड क्रॉप यानी कि जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन, जो मैं चीज़ मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, तो प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस को उगाने वाली जो कंट्री है वो है चाइना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े बार एग्जाम में ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अगर क्वेश्चन देखें तो ज़्यादातर आपके ये आता है या तो मतलब क्रॉप्स कितने टाइप के उसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं, और अगर क्रॉप्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया ही वर्ल्ड के हिसाब से पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे कौन सी हमारे इंडिया कंट्री अपनी आती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है, दूसरे नंबर पे आती है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन इंडिया राइस की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में उगाया जाता है, दूसरे नंबर पे इंडिया में उगाया जाता है, और इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीट की, ठीक है। तो वीट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इरिगेशनल क्रॉप। इरिगेशन क्रॉप क्यों, क्योंकि ये वाली फसल को हम कम पानी में भी उगा सकते हैं, इरिगेशन यानी हम सिंचाई से भी इसको उगा सकते हैं। तो सोन जो है, क्योंकि ये एक तरह की रबी क्रॉप्स थी, तो इसको जो उगाना था वो अक्टूबर नवंबर में उगा सकते हैं और इसको काट सकते हैं मार्च अप्रैल में, इसको हम काट सकते हैं। अब इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा चाइना में ये भी, और इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे भी वीट के मामले में भी दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, फिर उसके बाद पंजाब में, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में। आई रिपीट, वीट इरिगेशन क्रॉप है क्योंकि ये कम पानी में भी हम इसको उगा सकते हैं। कौन से मंथ में उगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्ट कब काटेंगे, मार्च अप्रैल में काटेंगे। प्रोडक्शन की बात करें सबसे ज़्यादा चाइना में और दूसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। अब उसके बाद एक नीचे नोट करके लिखा हुआ है, अगर हम बात करें पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन जो है किसकी, वीट और राइस की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है, ठीक है। पर हेक्टेयर मतलब एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा, मतलब एक किस्म से आप इस तरह से एग्जांपल लगा सकते हो कि 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ ज़मीन में अगर पंजाब में 4 बोरियां निकलती हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, तो क्या पता दूसरी स्टेट में कम निकलती हो, तो एरिया के हिसाब से कितनी जो फसल की जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होती है वो पंजाब में होती है, किसमें, वीट और राइस दोनों में, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम बात करें एक छोटा सा, ये भी टॉपिक है, भी इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स ऑफ इंडिया के हिसाब से देखा जाए कि 1964 और 1965 के बीच में जो इंडिया में ड्रॉट आया, एकदम से सूखापन की जो कंडीशन थी ऐसी आई, और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार होगी, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा किसके ऊपर पड़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर इस तरह से पड़ा कि प्रोडक्शन किसकी ग्रेन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से हमें
किसको लाना पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाना पड़ा, किसके कहाँ पे, इंडिया में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नहीं है, जिस तरह से हम कोई फसल को उगाते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर यूज करके, जहाँ पे हम एक कनाल में एक बोरी निकालते थे वहाँ पे फर्टिलाइजर या कुछ अच्छे बीज का यूज करके 1 2 से 3 बोरी निकालें, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन निकालें, बस उसी को ही बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ताकि हम क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने दूसरी कंट्री से अच्छे अच्छे क्वालिटी के बीज लाए, उनको हमने उगाया, जहाँ पे हमें पर मतलब एक कनाल में, समझ लगा लो एक कनाल में 1 बोरी निकलती थी, वहाँ पे हमें ज़्यादा पैदावार मिलने लगी, ठीक है, इसी को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो वर्ल्ड में स्टार्ट हुई थी 1965 में, कहाँ पे, मैक्सिको और यूएसए, यानी कि मैक्सिको और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो हैं उसको क्या कौन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। कहाँ के हैं ये, यूएसए के। क्या नाम है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बार ये पेपरों में आया हुआ है। इनकी जो डेथ है ये अभी डाइड इन 2009 में इनकी डेथ हुई है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और कौन कौन से प्राइज मिले हैं, नोबेल प्राइज मिला है, भारत भूषण अवार्ड मिला है, मेडल ऑफ फ्रीडम भी इसको मिला है। अब उसके बाद जब इनकी डेथ होगी 2009 में, फिर इनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि इन्हीं के नाम से क्या बोलते हैं, अवार्ड्स दिए जाने लगे, किस फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पैदावार जो करता होगा, मतलब जो अच्छे खासे से प्रोडक्शन करता होगा एग्रीकल्चर की, ठीक है, उन्हीं को अवार्ड दिए जाने लगे। किन के नाम पे, जो इनकी डेथ हुई थी किनकी, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग की, इनके नाम पे ही इनके प्राइजेस जो हैं, अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाने लगे। अगर हम बात करें इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1966 और 1967 के बीच में। अगर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इनके जो फादर हैं उनको बोला जाता है MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1966 और 1967 के बीच में हुई। इनके जो फादर हैं उनको बोला जाता है MS स्वामीनाथन, ठीक है। स्टार्ट जो है वो कौन सी क्रॉप से हुई थी, तो कौन सी क्रॉप से हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पीछे जो एग्जाम हुए हैं जूनियर असिस्टेंट लेवल के, वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन सी क्रॉप्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया में क्या हुआ था कि इंडिया में बाहर मैक्सिको से 2 तरह के बीज लाए गए, किसके, वीट के। तो यहाँ से यही क्वेश्चन था कि कौन सी फसल के अकॉर्डिंग जो है, क्या बोलते हैं उसको, ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे कि बाहर दूसरी कंट्री से, एक सेकंड, हाँ जी, तो मैक्सिको से वीट लाया गया, एकदम से वीट के बीज लाए गए, ठीक है, गेहूं के। कौन सी 2 वैरायटीज़ में, कौन कौन सी, एक थी कल्याणी सोना और एक था सोनालिका। जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सारी की सारी पेपरों में आई हुई हैं, ठीक है। तो 2 तरह के बीज लाए गए, कल्याणी सोना और सोनालिका, ठीक है। इनको अप्लाई किया गया सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट में, तो अप्लाई किया गया उत्तर प्रदेश, पंजाब और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, लिख लो इसको, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल में इसको अप्लाई किया गया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, 40% लैंड के ऊपर, ठीक है, 40% लैंड के ऊपर। इट रिमेन सक्सेसफुल, और ये सक्सेसफुल रही, कहने का मतलब अच्छी पैदावार हुई, और वहीं से हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि अच्छे अच्छे बीजों का यहीं से हमने स्टार्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब जिस तरह से ये क्रॉप्स जो थी, वीट जो थी, या वीट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर राइस भी बोल सकते हो, ये सारी की सारी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो आपकी क्रॉप्स के रिलेटेड जो भी रहेंगी वो सारी की सारी ग्रीन रेवोल्यूशन रहेंगी। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन की, ठीक है, तो वाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क के रिलेटेड थी। अगर हम बात करें ब्लू क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन जो थी, ठीक है, वो किसके ऊपर थी, वो फिशिंग के ऊपर थी, ठीक है, फिशिंग मैनेजमेंट, फिशिंग के ऊपर जो मतलब फिशेस वगैरह पालते हैं, ठीक है, उनके ऊपर थी ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो या फिर एक और थी आपकी,
कौन सी थी, ग्रीन जो है वो आपकी क्रॉप्स के ऊपर, वाइट जो है वो आपकी मिल्क के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ब्लू जो थी वो फिश के ऊपर थी, ठीक है। तो ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद अभी हम बात करेंगे, ये सब था आपका किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन के टॉपिक के अंदर। अभी हम बात करें जो पीछे मेजर क्रॉप्स बच गई हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमने पढ़ना क्या क्या है, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं एक एक करके नेक्स्ट क्रॉप्स। बात करें हम नेक्स्ट क्रॉप्स के बारे में, तो सबसे पहले बारी आती है मेज़, ठीक है। मेज़ यानी कि कॉर्न। इट इज़ अ टाइप ऑफ खारिफ क्रॉप। ये किस तरह की क्रॉप है, ये खारिफ क्रॉप है। प्रोडक्शन, वही चीज़ मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, प्रोडक्शन सबसे पहला बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाई जाती है, ठीक है। और इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो मिथनॉल है, ठीक है, जो बायोफ्यूल है कौन, मिथनॉल, वो भी कौन से ही, यही आपकी मेज़ वाली क्रॉप से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी जो है इसको हम एक तरह की प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं, या आप आगे बताएंगे कि कौन कौन सी, मतलब क्रॉप्स भी आगे कुछ और भी तरह से होती हैं, इसको मतलब क्रॉप्स के हिसाब से इसको अलग से टाइप में भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे प्लांटेशन क्रॉप हो गया, फूड क्रॉप हो गया, ठीक है, फिर कैश क्रॉप हो गया। तो इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो पहले आप इसका ये पॉइंट लिखोगे कि कॉफ़ी जो है इट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, इसको हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। प्रोडक्शन जो है इसकी वर्ल्ड में ब्राज़ील में है और इंडिया में कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। वर्ल्ड में कहाँ पे, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है कॉफ़ी, और इंडिया में कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। ये कॉफ़ी और टी जो है ये दोनों हिली एरिया पे ही उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है, तो ब्राज़ील में जो इसकी प्लांटेशन है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फजेंडा, ठीक है। कॉफ़ी की प्लांटेशन यानी कि उसको उगाना एक किस्म से लगा सकते हो, तो ब्राज़ील में बोला जाता है फजेंडा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राज़ील में जो प्लांटेशन की जाती है कॉफ़ी की, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फजेंडा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रॉप, तो दैट इज़ कॉटन, ठीक है। तो कॉटन जो है ये इंडिया की बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस यानी कि कॉटन की जो शुरुआत हुई थी फसल उगाना, वो कहाँ पे, इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी। तो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉथ, किसके यूज़ के लिए इसको बनाया गया था, तो क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया गया था। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाए जाते हैं कॉटन, चाइना में, और दूसरे नंबर पे अभी भी कहाँ पे है, इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में और उसके बाद गुजरात में, ठीक है। और महाराष्ट्र में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वाइट गोल्ड, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको कॉटन को क्या बोला जाता है, वाइट गोल्ड। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, तो वाइट गोल्ड बोला जाता है कॉटन को, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप आती है आपकी रबर। रबर की बात करें तो ये रबर सबसे पहले मिलती कहाँ से है, तो ये मिलती है मिल्क इन प्लांट, जो प्लांट के अंदर मिल्क दूधिया सा होता है वहाँ से आपको मिलती है रबर। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन है वो थाईलैंड में है। यहाँ से ये क्वेश्चन बड़े बार आया हुआ है कि रबर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रबर की कौन सी कंट्री में होती है, तो कौन सी कंट्री में होती है प्रोडक्शन, थाईलैंड में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है केरला और तमिलनाडु वाले साइड, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा, उससे नीचे तमिलनाडु, ये दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कहाँ पे, इंडिया में। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रॉप दैट इज़ शुगर केन। शुगर केन की हम बात करें, ये 1 ईयर क्रॉप है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1 ईयर क्रॉप मतलब ये इस क्रॉप, ये जो फसल है ये पूरे एक साल में एक ही बार तैयार होती है, ठीक है। तो शुगर केन जो है इसी से क्या बनती है, शुगर बनती है। टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर चाहिए। देन उसके बाद बात करें प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है शुगर केन, ब्राज़ील में। और इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा पहले आएगा उत्तर प्रदेश और सेकेंड महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रॉप की, तो नेक्स्ट क्रॉप है बाजरा। ये भी फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। ये भी फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में ही आता है। तो ये कौन सी सॉइल में उगाया जाता है, ये उगाया जाता है आपका सैंडी सॉइल में, ठीक है, यानी कि रेतीला स्थान आप बोल सकते हो, वहाँ पे उगाया जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है नाइजीरिया यानी कि अफ्रीका में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो इंडिया में उगाया जाता है आपका
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, बाजरा एक फूड क्रॉप्स है, सैंडी सॉइल में इसको उगाया जाता है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नाइजीरिया यानी कि अफ्रीका में, और इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें पल्सेस। ठीक है, दालें वगैरह की, तो पल्सेस की बात करें तो ये भी फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो दोनों के दोनों इंडिया में ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यानी कि उगाता भी इंडिया है और कंज्यूम यानी कि खाता भी इंडिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो इंडिया में ही है। इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अब ज़्यादा प्रोड्यूसर इंडिया में है तो इसीलिए डिमांड भी जो है इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कि पल्सेस की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। सबसे ज़्यादा जो पल्सेस हैं, ठीक है, वो सारी इंडिया से ही बाहर जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टी क्रॉप्स की, तो ट्री जो है ये एक तरह की वाटर लविंग प्लांट है। इसको भी उगाने के लिए थोड़ा पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो खेती जो है इसकी, जो मतलब एग्रीकल्चर जो है इसकी, वो किसके ऊपर की जाती है? स्लोपी एरियाज। मैंने आपको पहले ही बताया, कॉफ़ी और टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है, सबसे पहले ये बात। दूसरी, वाटर लविंग प्लांट है, स्लोपी एरिया यानी हिली एरिया में उगाई जाती हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है इसकी वो है चाइना में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? असम, केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, ये तीनों में। और ये चारों की चारों स्टेटों में सबसे, मतलब पूरे इंडिया की 55% जो कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ ये 4 स्टेट्स के अंदर ही होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने 2 स्टेट्स के नाम लिए तो सिर्फ 2 ही स्टेट्स में उगाए जाएँ। मतलब 2 स्टेट कहने का मतलब था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये वाली स्टेट्स में उगाया जाता है, बाकी हर एक फसल तो हर एक स्टेट में उगाई जाती है। ठीक है, लेकिन हम वो बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों में ये डाउट रहता है कि सर JNK का तो नाम ही नहीं आया कहीं पे, तो JNK में क्या कोई फसल ही नहीं उगाई जाती? ऐसा नहीं है, कि हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है। ऐसा तो हर एक फसल जो है वो सभी स्टेट में आपको मिलेगी। जैसे बात करें हम कॉफ़ी की या फिर हम बात करें टी की, ये तो हम JNK में भी, खास करके श्रीनगर के इलाके स्लोपी एरिया वहाँ पे भी उगाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? जो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में उगाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स, यानी कि जो आपकी क्रॉप्स वो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। ठीक है, तो वो नीचे अभी हम पढ़ेंगे करके। सबसे पहले बारी आती है फूड क्रॉप्स की। तो फूड क्रॉप्स जो हम, वो वाली क्रॉप्स जो हम फूड के लिए एज ए फूड हम उगाते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए उगाते हैं, तो उसमें उसके अंदर कौन कौन सी जो है फसल आ जाएगी? उसमें आ जाएगा आपका वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न, बाजरा। इसको मतलब याद रखना बिल्कुल ईजी रहता है, फूड क्रॉप्स जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी आती है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो होगी जो फसलें हम उगाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, खाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, पीनट्स की लगा लो। ठीक है, पीनट्स की लगा लो। ऐसा नहीं है कि हम पीनट्स खाते नहीं हैं, पीनट्स खाते हैं, लेकिन खाने से ज़्यादा हम पैसे कमाने के लिए हम उसको उगाते हैं, उसी को बोला जाएगा कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो कैश क्रॉप्स के अंदर जैसे कॉटन है। अब कॉटन जो है उसको हम खाते नहीं है, लेकिन हम पैसों के लिए यूज़ किया जाता है। कॉटन हो गया, पीनट्स हो गया, जूट, तंबाकू और पोटैटो, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है कैश क्रॉप की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप मतलब जो फसलें हम एज ए प्लांट्स की तरह हम उसको उगाते हैं, उसको बोला जाएगा प्लांटेशन क्रॉप। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा आपके फ्लावर्स, टी, कॉफ़ी और फ्रूट्स। फ्लावर्स, टी, कॉफ़ी और फ्रूट्स इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेटेड क्रॉप। स्टिमुलेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं? ऑल स्मोकिंग क्रॉप्स। ठीक है, स्टिमुलेटेड आप स्मोकिंग से रिलेट करवा लें, तो स्मोकिंग वाली जो भी क्रॉप्स, ठीक है, जो भी क्रॉप्स एक किस्म से हम बोल सकते हैं ड्रग्स वाली जो क्रॉप्स हैं, वो सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आती हैं? स्टिमुलेटेड क्रॉप्स के अंदर। तो जैसे इसकी एग्जांपल के साथ, जैसे ओपीम हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है, भांग हो गया, ये सारी की सारी क्रॉप किस में आती हैं? स्टिमुलेटेड क्रॉप्स के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है ऑयल सीड्स क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप कौन सी? जो हमें, जिन क्रॉप से हमें ऑयल मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, पीनट्स हो गया, ये सारी की सारी कौन सी क्रॉप आ जाएंगी? आपकी ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, सो गाइस ये था आपका फुल लेक्चर किसका? एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपको क्रॉप्स में क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको क्रॉप्स में याद रखना है कि कितनी कितनी तरह की होती है, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जेड क्रॉप। इसके अंदर जो जो एग्जाम्पलें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फिर उसके बाद आपको
क्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले मेजर क्रॉप्स, और क्रॉप्स में क्या, क्रॉप्स की नेम, ठीक है, क्रॉप्स कौन सी क्रॉप है, उसकी प्रोडक्शन वर्ल्ड में कितनी है, इंडिया में कितनी है, ठीक है, एक ये, ठीक है, क्रॉप्स में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, इंडिया में इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुई, इंडिया में कब स्टार्ट हुई, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन किस फसल के अकॉर्डिंग थी, ये सब जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। क्रॉप्स की बात करें वर्ल्ड और इंडिया में सिर्फ यही, आप एक सम से आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको एक टॉपिक के साथ बताया, आप क्रॉप्स को इस साइड आप क्रॉप का नाम लिखें, यहाँ पे आप लिखोगे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे आप लिखोगे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो, जो आपको काफ़ी हद तक मतलब आसानी से याद भी रहेंगे और देर तक भी याद रहेंगे, ठीक है, भूलेंगे भी नहीं, आप इस तरह से याद करोगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फुल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आज क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के ऊपर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।